morning everyone. In the last lecture we have discussed about the electrical property of solid. Now in this lecture we are going to start with a new topic named magnetic property of solid. This is our last topic of this chapter. Basically इसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस में कब आती है, ड्यू टू कब आती है, ड्यू टू चार्ज मोशन की वजह से, है ना. अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, एटम में चार्ज बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ. तो जब भी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में होगा, मूवमेंट में होगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका अप्लाई, मतलब वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर पाएगा सॉलिड, अदरवाइज नहीं, है ना. अदरवाइज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मोशन की बात करने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन के बेसिकली दो टाइप के मोशन होते हैं हमारे पास. एक होता है ऑर्बिटल मोशन, दूसरा होता है स्पिन मोशन, है ना. उसमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज़ पहले, की केमिस्ट्री में भी 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल स्पिन मोशन के बारे में, कि अगर ये न्यूक्लियस है बीच में, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का मोशन इस तरह से. तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है उसको बोलेंगे सिंपली ऑर्बिटल मोशन, है ना. किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, जब वो इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देन द मोशन इज सेड टू बी ऑर्बिटल मोशन. बट अगर वो खुद के स्पिन के, है ना, मैं आपको बात बोलूँ कि जिस तरह ये फोन है, एक तो ये इस तरह से रिवॉल्व करे, है ना, एक तो इस तरह से, और साथ साथ इधर ऐसे भी रिवॉल्व करे, इस तरह से भी रिवॉल्व करे. इसका मतलब क्या होता है, ये जो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है ना, अपनी एक्सिस पे इस तरह से, ये अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करना इस तरह से, इसको बोलते हैं स्पिन मोशन बेसिकली. और न्यूक्लियस की एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा इस तरह से, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल मोशन. हाँ, उसको क्या बोलेंगे, सिंपली ऑर्बिटल मोशन, ठीक है. तो ये जब ऑर्बिटल मोशन व्हेन रोटेट अराउंड द एक्सिस ऑफ, किसकी एक्सिस के अराउंड द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली ऑर्बिटल मोशन. बट स्पिन मोशन की बात करें, स्पिन मोशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये है, अब इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह से मूवमेंट शो कर सकता है यहाँ पे भी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है ना. दोनों टाइप की मोशन होती है यहाँ पे. और ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर में, है ना. 11th क्लास में जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो उसमें आता है कि स्पिन क्वांटम नंबर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ही डिफाइन करता है, कि क्लॉकवाइज है उसको क्या बोलेंगे हम, +1/2 देते हैं, और -1/2 कब बोला जाता है उसको, स्पिन क्वांटम नंबर को, जब एक्चुअली में उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है. इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. ये चीज है. अब बेसिकली देख लेते हैं होता क्या है. अगर मैं बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मान लो ये डॉट से बना दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा. अब इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है, ये हमारे पास, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो है क्लॉकवाइज, मान लेते हैं पहले, है ना. ये क्या है, इस तरह से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना. इसको क्या बोलेंगे, सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ऐसे मूव करता तो एंटी क्लॉकवाइज. अभी हमने बोला क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह से, है ना. ये जो है ये अपर पोर्शन है इसका, और ये नीचे इस तरह से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, बेसिकली देखो आपको पता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है अपनी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है इस तरह से, ये क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेशन दे रहा है. अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो क्या आपको जब भी पता है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट लूप बनता है, आपको पता होगा. यानी इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ मोशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट का मोशन कहाँ होगा, करंट डायरेक्शन कहाँ बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना. करंट डायरेक्शन विल बी एंटी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, आपको पता हो, है ना. इतना ज़्यादा फिजिक्स की डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग, ये बेसिक चीज़ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ये चीज़ है. उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से जब भी करंट लूप आपको मिलता है, ये एक लूप की तरह काम कर रहा है ना, जब भी करंट लूप आपको मिलेगा तो उसमें डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई होगा. अगर करंट लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा खुद का, और किसी सब्सटेंस का अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है जो उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा होगा, है ना. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर है, करंट लूप है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा. उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, इस तरह से. सो अब अगर बात करो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके, बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला, अगर ये क्लॉकवाइज है तो
उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उल्टी, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो उसके अकॉर्डिंग जब आप वो रूल लगाना, थंब रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से है ना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो नीचे की साइड मूव करेगा उसका क्या, हमारा जो है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होने वाली, डाउन साइड, इस साइड से, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरह ये डायरेक्शन होगी, ये है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसकी बात करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी हमारे पास, अगर जो मूवमेंट है वो क्या है हमारे पास, ये क्लॉकवाइज थी इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इस तरह से, है ना, ये उल्टा डायरेक्शन दिखा दिया मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट में क्या होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो करंट की मूवमेंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होने वाली। तो क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होते क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कहाँ रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरह से, है ना। ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये दो टाइप के एक्चुअली में स्पिन मूवमेंट्स हमारे पास, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के केस में क्या आता है प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के केस में माइनस हाफ। सो ये बेसिकली रीजन है इनके पीछे का मैग्नेटिक मूवमेंट शो करने का। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी शो करेंगे। सो बेसिक इसी चीज के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले कि बेसिक 5 टाइप्स के सब्सटेंशियल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उसकी बात करेंगे। फर्स्ट है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उसके बाद फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक, है ना। लेट्स सी देम वन बाय वन। नाउ अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की, वो क्या है हमारे पास, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है कि डाई मतलब डाई यूज करते हैं हम टू कॉम्बिनेशन के लिए, जिससे बोल सकते हैं ना, दो चीजें कंबाइन हो रही हो। बेसिकली मैं बात करूँ, ये उन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। पता है ना, केमिस्ट्री में जनरली बात करते हैं कि जहां अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। रीजन बीइंग क्योंकि एक जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन का, अपर डायरेक्शन का मिला स्पिन का, दूसरा मिला डाउनवर्ड डायरेक्शन का। हमको पता है कि क्या होता है कि हमेशा क्या होता है जनरली हम जब भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो क्या होता है, जब भी स्पिन आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होनी चाहिए फिलअप के टाइम, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रूल कि अपोजिट होनी चाहिए फिलअप के टाइम। डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकते, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, वो डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को सिंपली कैंसल आउट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली दे कैंसल आउट ईच अदर, है ना, दे कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, एक दूसरे के कैंसल आउट करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हमने बोला ना किसकी तरह काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायपोल की तरह काम कर रहा है ना, यहाँ पे डायपोल की तरह काम कर रहा है। उसकी डायरेक्शन होगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ, तो डिफरेंट डायरेक्शन अगर वाले होंगे, अगर पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, है ना, तो हमेशा कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड को, या सिंपली बोल दो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच आर, those substances which are repelled by external magnetic field, external magnetic field, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं सिंपली, है ना, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है ना। आप या यूं बोल सकते हो कि विच डू नॉट अलाउ or which do not allow the magnetic field external magnetic field की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, allow the magnetic field to pass through them, है ना, अपने अंदर से पास नहीं होने देते हो। do not allow magnetic field to pass। बेसिकली जो ये डेफिनेशन जो है ना वो अकॉर्डिंगली फिजिक्स के है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बट आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बेसिक बात है, क्योंकि है तो एक ही चीज। सो डायमैग्नेटिक मतलब जो अपने अंदर से एक्सटर्नल फील्ड को पास होने होने या रिपेल्ड होंगे। क्यों रिपेल्ड होंगे, क्योंकि उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहा ही नहीं है, क्योंकि वो कैंसल आउट हो चुका है एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। एक का ऊपर की साइड था, दूसरे का नीचे की साइड, है ना। अपोजिट डायरेक्शन है तो आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, सिंपल बात थी। तो ये था डाया मैग्नेटिक का केस। याद कर सकते हो कि डाया मतलब दो के कॉम्बिनेशन में, और कैसी कॉम्बिनेशन, अपोजिट डायरेक्शन की कॉम्बिनेशन। तो एग्जांपल क्या हो सकती है इसके, एग्जांपल हो सकता है हमारे पास वाटर, बेंजीन, NaCl,
ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सीधे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कई बार आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिया या एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह से ये था हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ मैं बात करूंगा यहाँ पे आपसे थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म की, जो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो बेसिकली इसमें क्या है, पैरा मतलब है ना, यहाँ पे हम बात करूंगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो पेयरिंग में ना हो किसी और के साथ, सो सिंगल एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, फर्क नहीं पड़ता 1 2 3 4 जितने मर्जी मिले, बट अगर सिंगल भी मिल गया तो सब्सटेंस को मैं क्या बोल दूंगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। तो सब्सटेंस को क्या बोलूंगा, इट शुड कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए इसका, बेसिक बात ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, दो सब्सटेंसेस which are weakly attracted by external magnetic field, ये बात ठीक है, जो कि वीकली अट्रैक्टेड हो किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही उस पर अट्रैक्शन शो करने लगे, कौन से सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हम बात करो कि मान लो एक भी अनपेयर्ड, जैसे पेयरिंग इस तरह से है, ये 1 2 3 4, मान लो ये था, ये हमारे पास थी डी ब्लॉक की, मान लो डी सब शेल की, हमने इस तरह से D9 था हमारे पास, तो क्या करूँगा, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बढ़ देंगे, पहले सिंगली पेयर्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, अपोजिट स्पिन के पेयर होंगे, तो ये बनेगा। तो इनकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आपस में ये तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करने वाले हैं ये सारे के सारे, तो इनकी वजह से जो स्पिन है वो तो डेफिनेटली 0 आ चुकी है, बट इनकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी, है ना, एक ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जरूर आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करने वाला है यहाँ, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से कुछ नहीं आने वाला, इन चारों की वजह से। सो बेसिक बात है, ये अकेला बचा हुआ तो इसकी वजह से आएगा, और एक काफी होना चाहिए, है ना, एक काफी होना चाहिए, बस इसको बहुत है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड होगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट नहीं है ना, डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि दैट इज क्या, इट विल लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया एक बार को, हटाते ही क्या होगा, हटाने की वजह से सडनली इसका मैग्नेटिज्म है ना वो गायब हो जाएगा, सडनली इसका मैग्नेटिज्म गायब, हटाते ही गायब। सो ये डिसएडवांटेज है किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया एक्सटर्नल, जो हमने बाहर से अपनी तरफ से लगाया था, हटाते ही वो क्या होगा, सिंपली मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगा। फॉर इसके क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है इसका O2 Cu2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, ये क्या है, कुछ एग्जांपल है, कैसे देख लेते हैं। अगर मैं आयरन 3 पॉजिटिव की बात करूँ, आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, है ना, 26 एटॉमिक नंबर आयरन का, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे उसका होता है 3d6 4s2, हमें इससे ही मतलब है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी लास्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली आगे क्या होगा, आगे 18 होंगे, है ना, यहाँ पे आर्गन ये हो गया। अब इसमें क्या करूँगा, सिंपली मैं पेयर इसको क्या करूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, डी में कितने वो होते हैं सबशेल 5, तो पेयरिंग जब करोगे 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले सिंगली फील्ड 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट, ये 6, 4s2 में क्या होगा, दोनों पेयर्ड अप होंगे। ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट जब आयरन खुद की फॉर्म में, बट आयरन जब 3 पॉजिटिव लिखोगे तो क्या आएगा, 3 पॉजिटिव का मतलब है, देखो जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हटा दो, और सबसे पहले क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ये है 4s, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसमें जाएंगे तो मतलब क्या, ये दो तो खत्म, उसके बाद एक ये वाला भी उठा लेगा, तो बचेगा क्या,
3 इलेक्ट्रॉन्स ने इससे गायब कर दिए तो बचा कितने, 5 ही तो रह गए, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 2 तो ये गए 4s वाले, और 3D में से एक जाएगा जो कि पहले जाएगा ये वाला, है ना, क्योंकि पहले सिंगली फील्ड थे, पेयरिंग होना स्टार्ट हुई, तो जब निकालोगे तो पेयरिंग पहले हटेगी, सिंगल फील्ड नहीं हटने वाला, पेयरिंग ही पहले बाहर आएगा, उसके बाद सिंगली फील्ड का नंबर आएगा। अगर दो निकालने, इससे दो निकालने होते तो क्या होता है, एक ये आता, उसके बाद एक ये जाता ना, उसके बाद पॉसिबिलिटी थी कोई भी आ सकता है बेसिकली, है ना। अभी कोई ऐसे डिस्टिंग्विशन नहीं है कि ज़्यादा एनर्जी है, लगभग डीजनरेट है, सेम ही लेवल पे एनर्जी लेवल पे। सो अब बात करूँगा, देखो अब क्या हो गया, सारे के सारे सिंगली फील्ड है ना। मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, है ना, ये आपको याद रखना है, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। सो इसका निकालूंगा n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n हेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब सिंपली इसमें क्या निकालूंगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 5 प्लस 2 मतलब रूट ऑफ 35, इसका आंसर आ चुका है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का। सिंपली फॉर्मूला है रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, ठीक है, इस तरह से। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। सो ये था हमारे पास बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म। बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से आएगा। सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक बार निकाल के देखना, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालनी आ जाती है कई बार। सो ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। नाउ मैं बात करूंगा यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की, विच आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरो और पैरा में जरा सा डिफरेंस है, देखो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, बट बेसिक डिफरेंस जो आता है ना वो है ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। मतलब क्या है, दे शो मैग्नेटिज्म after the removal of external magnetic field। देखो ये नहीं है कि शुरू से मैग्नेट से, ऐसा नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी अप्लाइड करी, उसके बाद हटाने देने के बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक जो पावर है वो खत्म कर दे रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, इनकी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होने वाली बिल्कुल भी, है ना, इनकी मैग्नेटिज्म बिल्कुल खत्म नहीं होगी। दे विल शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, किसमें, पैरा में और फेरो में। वैसा होता क्यों है, बेसिकली क्या होता है, कुछ मेटल एटम्स के जो आयन्स होते हैं, है ना, मेटल एटम्स आयन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डोमेन्स, है ना, कंबाइन कर जाते हैं किसके, मेटल एटम्स के आयन जो है ना वो कंबाइन करते हैं और डोमेन टाइप स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम बोलते हैं टाइनी मैग्नेट्स। इसको क्या बोला जाता है, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, टाइनी मैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं। ये जो डोमेन्स है ना, इनकी वजह से क्या होता है, अब इनके अलाइनमेंट पे सारा कुछ बेस होगा, है ना। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक की, विच आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वहां पे क्या था, वीकली अट्रैक्टेड, यहाँ पे क्या है, स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड, है ना। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दे आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना। दो मेजर डिफरेंस आ गए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो डोमेन्स की अलाइनमेंट होती है, मान लो इस तरह से ये डोमेन्स हमारे पास, है ना। अभी अलाइनमेंट जो है ना वो बिल्कुल ही रैंडम मोशन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, हमें नहीं फर्क पड़ता वो किस डायरेक्शन में होगी, पता नहीं कहाँ होगी, किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकता है वो इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है ये इन अब्सेंस ऑफ, किसकी अब्सेंस में, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने नहीं लगाया, तो क्या है, कहीं भी अरेंज्ड है, रैंडमली अरेंज्ड डोमेन्स, है ना। बट अगर बाद में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में दो केस हो सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद तो ये पक्का परफेक्ट बन जाएंगे उसी डायरेक्शन में, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे मैंने, या तो आप लगा दो सिंपली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, फील्ड अप्लाई किया, ये हो गया मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन, ये है मेरे पास साउथ, इस तरह से। अभी रैंडमली अरेंज्ड है, बट बाद में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इनकी वो सिचुएशन है वो क्या बन जाएगी, इस तरह से,
ये रैंडमली अलाइंड हो जाएंगे इस तरह से, इस डायरेक्शन में। क्या होने वाला है, देखो डायरेक्शन जो है वो इस तरह रहेगी। अपर डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये इस तरह जो है पहले वो रैंडमली अरेंज से अब डायरेक्टली अरेंज हो, क्या होगा देखो, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है। बाहर मतलब मटेरियल के बाहर तो इस तरह से मूवमेंट होती है, बट मटेरियल के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे जब क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सिंपली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो मटेरियल के अंदर जाते क्या होगा, ये जो है इसको डायरेक्शन चाहिए साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो मटेरियल के अंदर जाएगा तो साउथ के नॉर्थ की डायरेक्शन मिल रही है, तो ये कनेक्ट होगा, फिर ये कनेक्ट होगा, फिर ये नॉर्थ पे आया, नॉर्थ से फिर साउथ पे जाएगा, फिर ये इस तरह से अगर फर्दर कनेक्टेड होकर अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ पे ही। तो मतलब क्या है कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास ऑन करने दे रहा है, तभी ये चीज पॉसिबल हो रही है ना। उनकी अरेंजमेंट इस तरह से फिक्स हुई कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास ऑन करने दे रहे हैं। हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना, बस हमें सिंपली समझना था कि हाँ ये अरेंजमेंट पहले रैंडम थी, अब अरेंजमेंट क्या हो चुकी है, परफेक्टली अलाइंड हो चुकी है। वो आप दिखाओ ना दिखाओ कि डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं, वो पक्का टीचर जो है मार्क्स नहीं काटने वाले, बेसिक बात ये। तो बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ अलाइनमेंट इस तरह से है। सो ये अलाइनमेंट जो है वो फिक्स रहेगी, वो हमेशा ऐसी फिक्स रहेगी, किस केस में, फेरोमैग्नेटिक के केस में। बट इन केस ऑफ अगर बात करूं पैरामैग्नेटिक, जो कि हमने एग्जांपल पढ़े क्या क्या, Fe3 पॉजिटिव आयन, सो वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी जो है मैग्नेटिज्म की लॉस कर देगा आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, CrO2, ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एज इट इज एग्जांपल पूछ जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2, है ना। आयरन का नेल लोगे आप घर पे, कोई भी कील ले लो आयरन की, उसको रब करके देख लेना मैग्नेट के साथ थोड़ी देर, है ना, या उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करा दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसको हटाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा फॉर श्योर। आयरन विल बी एक्ट एज ए परमानेंट मैग्नेट। तो फर्क देखो क्या है, यहाँ पे आयरन फॉर्म में था Fe, बट वहां पे क्या था, Fe3 फॉर्म में था। 3 ऑक्सीजन स्टेट आते, +3 ऑक्सीजन स्टेट आते ही वो किसी तरह काम करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक की तरफ। ये चीज थी हमारे पास क्या, फेरोमैग्नेटिक की। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर अबव विच, इट इज द टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व, नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब ये प्रॉपर्टी है सिंपल किसकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, कि ऐसा मैग्नेटिज्म जो है जिस टेम्परेचर के बाद ये चीज ऑब्जर्व ना हो। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो किसी सब्सटेंस को तो क्या होगा, उसके जो अलाइनमेंट थी वो डेफिनेटली मोशन में आएंगे एटम्स जो अंदर के है टेम्परेचर की वजह से, तो अलाइनमेंट जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उस अलाइनमेंट चेंजिंग की वजह से क्या होगा, उस टेम्परेचर के बाद जो है फेरोमैग्नेटिज्म, उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म रहना बंद हो जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म जो है सब्सटेंसेस अपना फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। सो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं बात करूंगा बेसिकली लास्ट 2 सब्सटेंसेस की, एंटी फेरो और फेरी। देखो नाम से पता चल रहा है, फेरो में क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट था, यहाँ पे एंटी है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या सब्सटेंसेस को क्या लगा था कि या तो सब्सटेंसेस के बाद एक्सपेक्टेड टू पोजेस मैग्नेटिज्म, कौन सा मैग्नेटिज्म पोजेस करने के लिए एक्चुअली था, या तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स पैरामैग्नेटिज्म पोजेस करते या आइदर फेरो करते, है ना। बट इन दोनों में से कोई भी नहीं करा, क्योंकि बट दे एक्चुअली पोजेस नेट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, बट एक्चुअली उनका जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट था। रीजन बीइंग क्योंकि देखो अलाइंड तो हो यहाँ पे फॉर श्योर, अलाइनमेंट हुई है यहाँ पे डायपोल्स की है, डोमेन्स की कह सकते हो सिंपली कि अलाइनमेंट हुई है, बट एक्चुअली अलाइनमेंट जो हुई है वो इस तरह से हुई है, एक ऐसे हुई है तो दूसरी ऐसे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट हुई है सारी की सारी इस तरह से, ये अलाइनमेंट है। सो आप सोचो बेशक यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, माना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक में क्या था, पेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, बट यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यह है कि अनपेड होने के बावजूद भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि बेशक साथ में नहीं है बट कैंसल आउट कर सकते हैं। इसने क्या कि इसकी डायरेक्शन ऊपर इसकी नीचे है तो आपस में कैंसल आउट हो गए, ये दोनों आपस में कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, बचे क्या, कोई हमारे पास क्या नहीं है, सिंपली हमारे पास कोई भी क्या नहीं बचा, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बचा। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0,
है ना, ये क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। देखो फर्क क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है। इसी तरह जैसे इसमें इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड MnO, इसका एग्जांपल है MnO। अब मैं बात करूंगा देखो फेरीमैग्नेटिक की। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट। पोजेस उसने किया था कि ज्यादा क्वांटिटी मेरी आनी चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट की, बट आई कितनी, बट एक्चुअली में बट दे एक्चुअली पोजेस लेस मैग्नेटिक मूवमेंट कंपैरेटिवली। मान लो उसने एक्सपेक्ट की थी मान लो रूट आउट करने का 5 एक्सपेक्ट करी थी मैग्नेटिक मूवमेंट की, बट आई कितनी 3 आ गई या 1 आ गई, सिंपली इतना डिफरेंस आया है ना। क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट में कुछ ना कुछ छेड़ बदल होगी। मान लो क्या बोलो कि अलाइनमेंट किस तरह था इसका, ये मान लो 3 पहले इकट्ठे आ गए, उसके बाद 4 नीचे आ गए इस तरह से, उसके बाद फिर 3 ऊपर आ गए, तो क्या बचा अल्टीमेटली क्या है, ये 3 जो है उसने ये 3 कैंसिल आउट कर दिए आपस में और इसने ये कर दिया, तो बचा क्या, बचा तो सिर्फ यही ना। एक्चुअली में एक्सपेक्ट हमने किया था कि सारा मेरा साथ देने वाले हैं ना, जितने भी अलाइनमेंट है साथ देंगे। देखो फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर हो डायरेक्शन नीचे हो, बट होना चाहिए एक साथ सबका, या तो सारे ऊपर की डायरेक्शन में हो जाए या सारे नीचे की डायरेक्शन में हो जाए, बात ये है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन ऊपर थी कुछ नीचे थी, इस वजह से क्या होगा अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कैंसल आउट हुआ और जो रिजल्ट बचा वो काफी कम क्वांटिटी बची हमारे पास। सो ये था हमारा किसका केस, बेसिकली फेरी मैग्नेटिक का। तो फेरी मैग्नेटिक एग्जांपल होता है हमारे पास Fe3O4 है ना, Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4, ये एग्जांपल आपके याद रखना है इसका फेरी का। और ये एग्जांपल किसका है, MnO मैंगनीज ऑक्साइड, इसका है एंटी फेरो का। सो ये था हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो ये आपका एंड है किसका, सॉलिड स्टेट का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।